कैसे हो बच्चों। वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों, है ना। तो सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ लिया। हमने चैप्टर में शुरू में सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ ली, सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ ली ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूट, फिजिकल स्टेट सॉल्यूट और सॉल्वेंट की उसके हिसाब से, कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन के हिसाब से और कंसंट्रेशन के हिसाब से। उसके बाद हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। जैसे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बाद हमने वेपर प्रेशर को पढ़ा। वेपर प्रेशर को पढ़ने के बाद हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा। राउल्ट्स लॉ के पढ़ने के बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल को मैं अगर और क्लासीफाई करूँ तो और 2 टाइप मिल जाते हैं। एक मुझे मिल जाता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और दूसरा मिलता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है देखना भाई। ये सब अपन लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, है ना। इस क्लास में आई थिंक अब हमें आज से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना, समझना, सीखना शुरू करना है। अब जिस चैप्टर के जिस पार्ट में अब हम हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आपको हर जगह दिखेगा ही दिखेगा, फिक्स है वो। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सवाल आपको हर एग्जाम में दिखेगा, चाहे वो 11th-12th की क्लास हो, चाहे वो नीट हो, जेई हो, CUET हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप हमें इस पे क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे ना। तो आइडियल, नॉन आइडियल, एजियोट्रॉप वगैरह मैंने आपको सब डिस्कस करवा दिए थे, इनके एग्जाम्पल भी आपको करवा दिए थे। अब हम आज से शुरू करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी में इसको कहते हैं कॉलिगेटिव गुण। ठीक है। क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? यहाँ पे लिखा हुआ है देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं? 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, उनका जो नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करे। और डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसका क्या मतलब है? नेचर से कोई लेना देना नहीं है भाई। हो सकता है एसिड हो तो भी सेम बिहेव करे, बेस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई भी हो, बस नंबर आपको, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे। जैसे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है ना। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है। सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं? 2 है, 10 है, 20 है, कितने हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स कितने? पार्टिकल हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयंस हो सकते हैं, या मोल्स हो सकते हैं, या मोल फ्रैक्शन हो सकता है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह सकते हो, अमाउंट पे डिपेंड करती है, अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज अमाउंट पे डिपेंड करती है, और अमाउंट भी किसका? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के अमाउंट पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, या सॉल्यूट के नंबर पे जो क्वांटिटीज डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। अमाउंट कैसे आप बता सकते हो? आप पार्टिकल बता दो, आप मॉलिक्यूल बता दो, आप आयन बता दो, आप मोल्स बता दो, आप मोल फ्रैक्शन बता दो। ये सब कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये कहीं ना कहीं मोर और लेस रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नंबर को, अमाउंट को। ठीक है। इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है बच्चों? टोटल 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। दूसरी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बारे में बच्चों अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो। ठीक है।
पर फिर भी हम एक बार फिर से देख लेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला बच्चों थोड़ा यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ है, मैं आपके लिए सही लिख देता हूँ, ठीक है। पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे काम नहीं आएगा, ये फॉर्मूला हमारे काम नहीं आएगा। हमारे लिए जो फॉर्मूला काम आएगा अपन सीधा उस पे ही चलते हैं। देखो पहली बात हम लिखेंगे डेल्टा पी। डेल्टा पी होता है हमारा पी नॉट माइनस पी, मतलब डेल्टा पी जो है वो बताता है चेंज इन, चेंज क्यों लोवरिंग लिखते हैं बेटर रहेगा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कितनी कमी हुई, तो पहले वेपर प्रेशर पी नॉट था, अब वेपर प्रेशर कितना है सॉल्यूशन का, पी है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे पी नॉट जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और दूसरा पी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। एक और बात का ध्यान रखेंगे कि इस केस में सॉल्यूट जो है ना बच्चों वो नॉन वोलेटाइल लेना है। सॉल्यूट कैसा लेना है, नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट कैसा लेना है, नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, मतलब जिसकी वेपर नहीं बन सकती, विच कैन नॉट फॉर्म वेपर, जो वेपर नहीं बना सकता वो अगर ऐसा अगर हम सॉल्यूट ले लेते हैं तो वेपर प्रेशर में क्या होगा, वेपर प्रेशर में कमी आएगी, ठीक है। वेपर प्रेशर में कमी कितनी आएगी, तो डेल्टा पी, मतलब पहले सिर्फ सॉल्वेंट ही वेपर बना रहा था, अब क्या है सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। सॉल्यूट क्या करेगा, सरफेस एरिया तो कवर करेगा पर वेपर नहीं बनाएगा, और अगर वो वेपर नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो लोवरिंग तो ये हो गई। अब हमें क्या लोवरिंग पढ़ना है, क्या लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ना है क्या, नहीं, हमें पढ़ना है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। हमें क्या पढ़ना है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, या फिर आप ऐसे कह सकते हो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू हो जाएगा एक्स बी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है छोटा सा, है ना। और यहाँ पे जो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट है, या फिर पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट है, ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, ठीक है। तो ये अपने थोड़ा मैंने आपको फॉर्मूला डेरिवेशन टाइप बता दिया, ठीक है। अब हम इस पे छोटे मोटे सवाल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये अल्टीमेटली आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगे। अभी आप देखोगे थोड़े थोड़े सवाल, जैसे देखो एक मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2। तो एक सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.2 है सॉल्यूशन में। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 190 mmHg, है ना बच्चों, यहाँ Hg है mmHg, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज। बच्चों बड़ा सरल सा सवाल है ना, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक्स बी दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। आपको पी नॉट दिया हुआ है, पी नॉट कितना दिया हुआ है, 190 दिया हुआ है, 190 mmHg, ठीक है। और अब क्या बचा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपको दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको,
तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ये हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, P नॉट कितना है मुझे पता नहीं है, सॉरी P नॉट की वैल्यू मुझे दी हुई है 190 माइनस P अपॉन 190 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, बचा हुआ पार्ट कैलकुलेशन का करते हैं, ठीक है। कैसे होगा, देखो 190 को उधर भेज दिया तो 190 माइनस P इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके 36, कितना आ जाएगा 36 नहीं सॉरी 38। ये कैसे आया, तो मैंने इसको इसके साथ भेजा, मतलब 190 को मैंने उधर भेजा, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, मल्टीप्लाई होगा 0.2 से, तो आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो फिर एक पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, बस इसको यहाँ से P निकाल लो, P कितना आएगा, तो P आपके आ जाएगा 190 माइनस 38, तो P आपके आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 152 आ जाएगा, 152 mmHg। अब 152 तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। एक और बढ़िया बात क्या है बताया आपको, कि यहाँ पे ऑप्शन जो है ये ए भी एक दिया हुआ, बोथ ए एंड बी, तो बी क्या है, बी ऑप्शन क्या है, बी तो सही है, ए क्या है 0.2 ATM, तो आपको पता होना चाहिए 1 ATM होता है वो 760 mmHg होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये देखता हूँ 152 mmHg देखूँ मैं, तो 152 mmHg होगा वो 0.2 ATM के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है और ये वाला ऑप्शन भी सही, ए और बी दोनों सही है। अगर ए और बी दोनों सही है तो अल्टीमेटली जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये सवाल आप सब देखिए, ट्राई करिए, 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे देता हूँ। चलो बच्चों करते हैं ये वाला क्वेश्चन, है ना। क्या दिया हुआ है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज 0.95। किसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको XA दिया हुआ है 0.95, तो XB कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.95 इक्वल टू 0.05। मिल गया आपको, XAB मिल गया, ओके। अब आपको क्या निकालना है, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ 80 mmHg, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है ना, तो सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो देखो भाई यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू XB, यही फॉर्मूला होगा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। P नॉट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 80 दी हुई है, माइनस P अपॉन 80 इज इक्वल टू 0.05 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में फिर क्या बचा, कुछ भी नहीं, 80 माइनस P इज इक्वल टू 0.05 इंटू 80 हो जाएगा, तो ये 80 माइनस P इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो P कितना हो जाएगा, P आपके हो जाएगा 80 माइनस 4 इक्वल टू 76 mmHg।
ठीक है, सॉल्यूशन वैसे भी आपके सामने कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, आपको दिक्कत आए तो देख सकते हो आप। ऑप्शन आपके 76 mm ऑफ Hg एकदम बिल्कुल एक्यूरेट सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ट्राई करिए। RLVP का क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे, फाइंड RLVP। तो करते हैं, डेल P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू XB। XB निकालना पड़ेगा। XB बराबर क्या होगा, NB अपॉन NA प्लस NB। ठीक है, XB बराबर क्या हो जाएगा, आपको देखो, आपको क्या क्या दिया हुआ है, WB दिया हुआ है कितने ग्राम, 3 ग्राम। MB आपको पता होगा यूरिया के लिए 60 होगा। WA आपको दिया हुआ है कितने ग्राम, 40 ग्राम। MA आपको पता है कितने ग्राम होगा, 18 ग्राम होगा। ठीक है, तो बस आप वैल्यू रखो, तो यहाँ आपके हो जाएगा WB अपॉन MB, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, WB आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 अपॉन 60 अपॉन 3 अपॉन 60 प्लस 45 अपॉन 18। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं, और आपको अल्टीमेटली इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो आप XB ही निकाल रहे हो, है ना। देखो क्या होगा, इससे आप इसको कट कर दो, ये आ गया 1, ये आ गया 20, ये आ गया 1, ये आ गया 20, ये आ गया 1, सॉरी ये आ गया 2, और ये आ गया 5। ठीक है, 9 की टेबल में दोनों चले गए, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, 1 अपॉन 20 अपॉन 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 2। नीचे आप एलसीएम ले लो, तो ये आपके हो जाएगा 1 प्लस 20 अपॉन 1 अपॉन 20। इस 20 से ये 20 उड़ा दो, तो आपके XB की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 21। तो 1 अपॉन 21 इसका हो जाएगा आंसर, और 1 अपॉन 21 को अगर मैं डिवाइड दे के देखूँ तो 0.04 के आसपास आंसर आना चाहिए। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट करेंगे तो देखो मेरे हिसाब से ये ऐसे हो जाएगा आपके, हाँ पहले तो यही आएगा 0.04, फिर आपके देख लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं। तो ये आपके हो जाएगा 84, फिर ये पीछे कितना बचेगा 16, 160, 160 में ये कितनी बार जाएगा, फिर आप भेज दो लगभग आपके 7 टाइम्स, तो 0.47 होगा, और ये अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करने पर 0.05 आता है। ठीक है, तो ये आपके RLVP की वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सा सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बॉइलिंग पॉइंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, है ना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, तो क्वथनांक में जो कमी है, सॉरी क्वथनांक तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जब पानी लिक्विड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को अपन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे पता चला, तो आपको पता होगा वेपर जब कन्वर्ट होती है किसमें, वेपर जब कन्वर्ट होती है, लिक्विड जब कन्वर्ट होता है वेपर में, तो लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो वेपर प्रेशर जनरेट करता है, और उस वेपर प्रेशर का जो अमाउंट है वो कितना है, उसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि वेपर है वो बाहर जाएगी या वहाँ से कन्वर्ट होके
इवेपरेट होगी या माइग्रेट करेगी या नहीं। अगर वेपर प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से बहुत कम है तो वेपर बनेगी और वहीं पे सिमट के रह जाएगी। पर अगर वेपर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, अगर वेपर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, एज ए रिज़ल्ट ये होगा कि वेपर जो है वो बाहर की तरफ माइग्रेट करेगी, और अगर वेपर बाहर की तरफ माइग्रेट करेगी तो नई वेपर और बनेगी, और ऐसे में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है जहाँ पे वेपर बनती है और माइग्रेट करती है, बनती है और माइग्रेट करती है। और इसी प्रोसेस को अपन बॉइलिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंटली वेपर बनती रहती है और वेपर नेचुरल मूवमेंट करती रहती है। आप डिफ्यूजन वगैरह से भी इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि जब वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये हमने देखा भी था कि अगर हम दो लिक्विड ऐसे लेते हैं जिसमें से एक का बॉइलिंग पॉइंट कम हो, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसमें वेपर कम बनती है, वेपर प्रेशर कम होता है। और जिसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसकी वेपर नहीं बनती, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी वेपर ज़्यादा बनती है, और तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। एक बच्चों यहाँ पे आ जाना, एक बढ़िया सा ग्राफ आपके लिए है। इस ग्राफ में आप ये देख सकते हो कि अगर मैं इधर वेपर प्रेशर लेता हूँ, इधर टेम्परेचर लेता हूँ, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर करवाएगा। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये वेपर ये पी नॉट है और ये पी है, तो आपको पता है कि पी नॉट की वैल्यू है वो पी से हमेशा क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। देखो पी नॉट की वैल्यू है वो पी से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो सॉल्यूएंट का प्योर का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्यूशन का प्योर का वेपर प्रेशर क्या है, कम है। दूसरी बात आपको पता होगी, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर और वेपर बनेगी, और अगर और वेपर बनती है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर अगर बढ़ता है, वेपर और बनती है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। देखो बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक लिमिट आएगी जब वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाएगा, है ना। 1 atm क्या है बच्चों, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपको पता होगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1 atm के इक्वल होता है, तो अब आप ये कह सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर हो गया है। पर आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, सॉल्वेंट है वो 1 atm पे पहले पहुंचा है, सॉल्यूशन को 1 atm पर पहुंचने में टाइम लगा। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है, तो सॉल्वेंट का में राइज भी जल्दी आएगा, 1 atm जल्दी मिलेगा, सॉल्यूशन में 1 atm बाद में मिलेगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जिस टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल वेपर प्रेशर आ गया, उसके तो प्योर सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा वो टेम्परेचर TB नॉट, और इसके लिए हो जाएगा TB। तो आप यहाँ से सीधा सीधा कह सकते हो कि TB की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है TB नॉट से। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये कह सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट है उसमें चेंज आया, बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ा है ना। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का क्या था, कम था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और ये किसकी वजह से हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो हम ऐसे कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ, एलिवेट हुआ, मान ज़्यादा आया, वैल्यू ज़्यादा आई, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, है ना।
तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि प्योर सॉल्यूशन का जो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है किससे? सॉल्यूशन से। तो प्योर सॉल्वेंट का अगर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है तो आप बस ये कह सकते हो कि और तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? इंक्रीज़ हो गया। क्यों इंक्रीज़ हुआ? क्योंकि वेपर प्रेशर में कमी आ गई। और वेपर प्रेशर में कमी क्यों आई? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया है ना। तो बस ये बातें हैं कुछ सिंपल सी, ठीक है। और इसके बाद देखो ये ग्राफ आपको एनसीईआरटी में दिया भी हुआ था, आपसे पूछ भी सकते हैं। तो देखो बच्चों, एक बात बड़ी सिंपल सी है कि एलिवेशन जो भी आया है वो किसकी वजह से आया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो डिसाइड करेगा कि कितना एलिवेशन आएगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर कम होगा तो एलिवेशन कम आएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ज़्यादा होगा तो एलिवेशन ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट में जो भी चेंज आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट के अमाउंट पे। और सॉल्यूट का अमाउंट हम कंसंट्रेशन ही बोलते हैं। और यहाँ कंसंट्रेशन किसकी टर्म में लेना है? मोलैलिटी। मोलैलिटी ही क्यों लिया बच्चों? क्योंकि मोलैलिटी जो है इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मोलैलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो अब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाओगे तो एक आपको नया कांस्टेंट मिल जाएगा। इस कांस्टेंट का नाम है केबी। केबी को हम बोलते हैं एबुलियोस्कोपिक। एक मिनट, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग एक बार चेंज कर देते हैं। एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है ना, या फिर इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अगर केबी की यूनिट आपको कोई पूछे तो आप केल्विन केजी पर मोल बोल सकते हो। केल्विन केजी पर मोल कैसे बोल सकते हैं? केबी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन एम। इसकी यूनिट होती है केल्विन, इसकी होती है मोल पर केजी। और इसको अगर मैं ऊपर भेजता हूँ तो केल्विन केजी प्लस में हो जाएगा, मोल माइनस में हो जाएगा। केल्विन केजी पर मोल, है ना, ये यूनिट हो गई। इसके बाद अगर केबी का भी कैलकुलेट करने को आपसे बोले तो आपके पास केबी कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? आर टीबी का स्क्वायर MA 1000 अपॉन डेल्टा HP, ठीक है। अगर आपको कभी कैलकुलेट करना भी हो तो केबी आपको कुछ मैं आपको याद करवा लेता हूँ। कैलकुलेट वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर आपको पता कभी करना हो तो आपको कुछ मैं बता देता हूँ, इनके आप याद रख सकते हो। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए केबी कितना होगा? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कितना होगा? ये बच्चों केबी है, ठीक है। तो 0.52। और एसीटोन के लिए कितना होगा? 1.7, ठीक है। इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल के लिए 1.2 होगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ वैल्यूज मैंने आपको दे रखे हैं। किसी और का याद रखो ना रखो, वाटर का याद रखना पड़ेगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सॉरी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होगा? 0.52, ठीक है, याद रखना है। अब इस पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेते हैं। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखो बच्चों, दो चीज़ें दी हुई है। एक आपको WB दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2.5 ग्राम। WA आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम, है ना। और आप अगर यहाँ से देखो तो आपको MB भी पता चल जाएगा। MB आपको पता है क्या?
नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, इसके बारे में नहीं पता। एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है कितना होगा, 18 होगा। वाटर का जो मोलर मास है वो 18 है। अब इसके बाद क्या है, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज एट 1 atm प्रेशर इज 2 डिग्री सेल्सियस। आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू दे दी है, डेल्टा टीबी कितना होगा, 2 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अज्यूमिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ mmHg इन द सॉल्यूशन। तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। दूसरा आपको Kb दिया हुआ है, तो Kb आपको कितना दिया हुआ है बताओ, Kb आपको दिया हुआ है 0.76 है ना। चलो भाई करते हैं, तो देखो हो जाएगा, ये सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले सवाल को ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम ये जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है तो आप समझ ही सकते हो क्वेश्चन का लेवल कैसा है। देखो कैसे करेंगे इसको, पहले सबसे पहले डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगा दो। डेल्टा टीबी होगा Kb इंटू एम, और अगर मैं m का फॉर्मूला लगाता हूँ तो वो हो जाएगा Wb अपॉन mb इंटू ऊपर आ जाएगा 1000 और यहाँ आ जाएगा Wa। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे को mb के अलावा सारी वैल्यू दे रखी है। डेल्टा टीबी की वैल्यू दे रखी है 2 और Kb की वैल्यू दे रखी है 0.76, Wb आपको दे रखा है 2.5 और 1000 की जगह आ जाएगा 1000 और डिवाइड में आपको mb की जगह mb दे रखा है और Wa की जगह कितना दे रखा है, 100 दे रखा है ना। आई डोंट थिंक इनमें कोई दिक्कत है आपके। अब mb की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो mb की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.76 इंटू 2.5 इंटू, या एक काम करते हैं, जो चीज़ें कट रही है उनको पहले ही कट कर देते हैं। 2 0 से 2 0 चले गए, तो ऊपर बचा 10 और नीचे आ गया 2। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को इससे कट कर देते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके बन जाएगा 0.38 इंटू में हो जाएगा 25। ठीक है, ये आपके आ गया mb की वैल्यू। अब mb की वैल्यू आ गई। दूसरा आपको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब देखो ये 1 atm प्रेशर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू आपके हो जाएगा XB। ठीक है, अब 1 atm को आपको पता है 1 atm जो होता है वो 760 mmHg के होता है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो 760 माइनस P अपॉन 760 इज इक्वल टू, यहाँ आपके हो जाएगा NB अपॉन NA। मैं ना नीचे NB नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अज्यूमिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लोअर देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो नीचे आप वहाँ उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको और आगे सॉल्व करते हो, थोड़ा मार्कर का कलर चेंज कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, कलर आई थिंक ये विजिबल होगा। अब देखो, तो WB NB की जगह क्या होगा, WB और मोलर मास आपने अभी निकाला 0.38 इंटू 25। अब अपॉन में क्या आएगा, 760 माइनस P, इधर मैं 760 भेज देता हूँ मल्टीप्लाई में, इधर मैंने 760 भेज दिया। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा बताओ, डिवाइड में नंबर ऑफ ये आपके आ जाएंगे 100 अपॉन 18। अब इसको बस खाली सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। सॉल्व मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, Kb आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहीं से यहाँ सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसको मैं यही लिखूँगा,
ये आपके हो गया 760 माइनस पी इज इक्वल टू, आप इसको इससे कट कर दो, आप इसको इससे कट कर दो, यहाँ आ जाएगा 10, इस 0 से ये 0 उड़ा दो आप, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास ऊपर क्या बचा, आपके पास ऊपर बचा 76 और उसके डिवाइड में क्या बचा आपके पास 0.38, उसके बाद नीचे क्या बचा आपके पास 100/18, ये आपके 760 माइनस पी के बराबर है। और इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके कट जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 और पॉइंट हटाओगे तो 200 आ जाएगा। और आप इसको ध्यान से देखो तो 200 इंटू 18/100 होगा और 2 0 से 2 0 चले गए तो आपके पास आ गया 36, कितना आ गया 36। अब इसमें से 36 माइनस कर दो तो आप यहाँ पे देखो बच्चा वो सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा 760 माइनस पी इज इक्वल टू 36, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 760 माइनस 36, तो p आपके आ जाएगा 724 mm h। ये वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया था ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का था, मैंने आपको सॉल्व बढ़िया तरीके से करवा दिया है। जिसको भी नहीं समझ में आया है भले ही आप इसको रिवाइंड करके देख लें, है ना, 1 बार 2 बार 3 बार देख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इस लेवल के क्वेश्चन अपने को अब करने भी चाहिए और अपन से होने भी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि अगला टॉपिक है वो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम, थोड़ा बहुत सेम भी नहीं, एग्जैक्टली सेम है, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट जैसे बढ़ा था वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम के, तो डेल्टा टी एफ का एक फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ क्या है हमारा, के एफ है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट भी सेम होगी जो उसकी थी, है ना। इसका फॉर्मूला के एफ का भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, है ना, कोई फ़र्क नहीं, वहाँ टी बी था यहाँ टी एफ है, ठीक है। और अगर आपको कुछ बेसिक जो याद रखने हैं, कुछ के एफ की वैल्यूज़ कुछ याद रखनी है ना, यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे सॉलिड और लिक्विड जहाँ पे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, इस पॉइंट को अपन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे ये भी फ्रीजिंग पॉइंट है, दोनों क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या आएगी बच्चों, कमी आएगी। देखो फ्रीजिंग पॉइंट धीरे धीरे लोअर होता जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता था, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी तो डेल्टा टी एफ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को हम बोलते हैं टी एफ नॉट, ठीक है, और टी एफ इक्वल टू हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा टी एफ आपके हो जाएगा टी एफ माइनस टी एफ नॉट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और इसमें फ़र्क है, बॉइलिंग पॉइंट जो था वो सॉल्यूशन का ज़्यादा आता था, फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट का ज़्यादा आएगा, ठीक है। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। फिर कुछ के फ्रीजिंग पॉइंट आप याद रख सकते हो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0, और के एफ की वैल्यू जो वाटर के लिए होगी वो कितनी होगी 1.86, कितनी होगी 1.86, और के बी की वैल्यू वाटर के लिए क्या होगी 0.52। तो एक वैल्यू आपको याद रखनी है, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, तो 0.52 1.86। इसके अलावा बाकियों को याद रख पाते हो तो बढ़िया है, नहीं भी रख पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम वाटर तो याद रख ही सकते हैं, क्योंकि वाटर से हमारा काम पड़ता रहेगा। आपको पता होगा फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं,
एक एप्लीकेशन ये है कि जब भी ठंडे इलाकों में बर्फ़ वगैरह को पिघलाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट कम करेंगे तो वो गलने लग जाएगी, है ना। उस जिस टेम्परेचर पे, जैसे मान लो कि पहले वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, अब आपने जैसे उसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -5 डिग्री सेल्सियस। तो अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड नहीं रहेगी, है ना। तो एक बार जैसे आप नमक डालोगे वो पिघलेगी, और जैसे ही पिघलेगी तो आप वहाँ से उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, बस सिंपल है। तो अब इसके बाद देखना क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो भी व्हीकल्स में ऐड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट। वो क्या करता है, वाटर को फ्रीज होने नहीं देता, ठीक है। तो ये कार की शील्ड वगैरह में वगैरह पे लगाया जाता है। जैसे जो हमारे कांच है, कार चलाते हुए जो कांच सामने है, वो भी उसमें हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए, मतलब अगर उस पर बर्फ़ जम जाएगी, वेपर फ्रीज हो जाएगी, तो आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो नहीं दिखाई देगा तो दिक्कत हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो ऐड किए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या है पढ़ते हैं भाई। वैल्यू ऑफ KF फॉर वाटर इज 1.8 डिग्री सेल्सियस। इसका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इथिलाइन ग्लाइकोल इज एडेड इन रेडिएटर ऑफ व्हीकल एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन कोल्ड रीजन टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। इथिलाइन ग्लाइकोल क्या होता है, ऐड किया जाता है, इथिलीन ग्लाइकोल रेडिएटर में ऐड करते हैं, जिसको एंटी फ्रीजिंग एजेंट बोलते हैं। रेडिएटर में आपको पता होगा ना, वो पानी होता है जो कूलिंग करता है इंजन की, तो कूलेंट में ये ऐड कर देते हैं। कैम्फर इज बेस्ट सॉल्वेंट फॉर डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सिंस KF इज़ वेरी हाई। तो अगर आपको किसी के लिए भी KF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। किसका यूज़ कर सकते हो, कैम्फर का। कैम्फर बहुत आसानी से आपको मोलर मास कैलकुलेट करवा सकता है। टू क्लियर द आइस फ्रॉम रोड्स सॉल्ट CaCl2 MgCl2 आर यूज्ड। कोई भी इनमें से आप यूज़ कर सकते हो, CaCl2 यूज़ कर सकते हो, MgCl2 यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनके जो फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं, और ये हमारे जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। आपके सामने एक छोटा सा सवाल है, सवाल देखेंगे क्या है। हाउ मच ग्राम ऑफ ग्लाइकोल इज dissolved in 5 liter water so that freezing point of solution becomes -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। KF आपको दे रखा है, आपको कुछ कैलकुलेट करना है। देखो भाई क्या क्या दे रखा है, देखो पहले तो वो निकालते हैं। KF आपको दिया हुआ है 1.86, ठीक है। WB की वैल्यू आपको पता करनी है। WB आपके पास कितना होगा आपको पता नहीं है, और आपको वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है 5 लीटर वाटर, ठीक है। हम 5 लीटर को लगभग 5 kg के बराबर ही मानेंगे, ठीक है। तो 5 kg के बराबर अगर मैं मानता हूँ तो मैं इसे बोल सकता हूँ 5 kg आपको इसका वेट दे रखा है, और डेल्टा TF वो -6 दे रखा है। -6 कैसे मिला, क्योंकि आपको पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0, और आपको लेके कहाँ तक जाना है, 6 तक, -6 तक। तो कितना कम करना है, 6 कम करना है। तो डेल्टा TF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा है इसका एक्सप्लेनेशन। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, है ना। अब क्या करेंगे, डेल्टा TF की वैल्यू हो गई 6, KF होगा 1.86 इंटू WB की वैल्यू आपको पता नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे,
यहाँ ऊपर 1000 लिख दो। 1000 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जो वेट दे रखा है वो केजी में ही, नीचे आप लिख दो 5 और साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल का मास लिख दो। इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे ले लेंगे। ग्लाइकोल हमें नहीं पता क्या होता है, तो हम इथाइलिन ग्लाइकोल ले लेंगे। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? CH2 इधर OH और इधर OH। इसमें क्या होता है? 2 अल्कोहल होते हैं। ठीक है, और इथाइलिन ग्लाइकोल इसको हम बोल देंगे। तो फिर यहाँ पे आपके इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? तो ये है 14, ये है 14, ये है 17, ये है 17। तो 34 + 28 आपके आ जाएगा ये 2 और 1 कैरी हो जाएगा, 62 आ जाएगा आपके मोलर मास। 62 और यहाँ पे आ गया 5। अब WB की वैल्यू आपको निकालनी है, तो WB की वैल्यू आप निकाल दो। 6 × 5 × 62 अपॉन 1.86। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके इससे कट जाएगा। ठीक है, ये आपके इससे कट जाना चाहिए। 3 × 0.03 आएगा इसका आंसर। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 6.5, 6 × 5 ऊपर होगा 30, नीचे आएगा 0.03। ठीक है, और अगर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ आपसे तो ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1000 ग्राम। कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ये रहा आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। बहुत बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, शायद ये किसी ना किसी एग्ज़ाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे सवाल हमसे होने चाहिए, हमें करने भी चाहिए। यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल आपके लिए हो सकता है नया वर्ड हो, उसके अलावा सब आपको पहले से पता था। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, एक आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये आपके फाइल सेव कर देते हैं। सेव न्यू सेशन केमिस्ट्री। हमारा सॉल्यूशन के कितने लेक्चर हो चुके हैं बच्चों? 5 हो चुके हैं आई थिंक। हाँ, 5 हो रखे हैं। 6th क्वेश्चन है, 6th हमारा ये है सॉल्यूशन लेक्चर 6 है ना। ये हम सेव कर देते हैं। नेक्स्ट में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और एबनॉर्मल मोलर मास और उसके बारे में बता देंगे। शायद नेक्स्ट में ख़त्म ही कर देंगे चैप्टर, एक और लेक्चर चाहिए होगा। तो ये आपके सेव हो रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी। ठीक है, तो अब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जितनी करेंगे इन टॉपिक्स की, उतना ही आपको फ़ायदा होगा, है ना। और जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप कंसंट्रेशन टर्म के सवाल करोगे, यहाँ आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत हैवी हो रहा है या फिर पहली बार में नहीं हो पा रहा आपसे, तो उसको आप दोबारा देखो, 3 बार देखो, 5 बार देखो, पर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भरपूर करिए। जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा तब भी मैं आपको तब मैं दोबारा आपको ये सब ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह करवाऊँगा। ठीक है, और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, बस आपको समझाने में, समझने में सेम ही बात है, बस आपको टर्म्स है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, टर्म्स देखनी पड़ेगी। ठीक है, कल मैं आपको टर्म्स भी एक बार दोबारा बता दूंगा और फिर हम आगे कंटिन्यू करके चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद 2 लेक्चर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के कर लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।